हेलो दोस्तों। मैं अजय सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल विज्ञान क्लासेस पर स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगी सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा फिज़िक्स का लेक्चर चल रहा था, उसका ये पार्ट 7 है, जिसमें आज हम बायोंसी फोर्स यानी उत्प्लावक बल के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने बल के बारे में समझा था कि बल क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे कार्य करता है। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले पुराना वाला वीडियो देखें, जिससे आपको अच्छे से बल के बारे में और समझ में आ जाएगा। अगर आप डायरेक्टली यही वीडियो देखेंगे तो आपको हो सकता है कि कुछ चीज़ें समझ में ना आए, और हो सकता है कुछ चीज़ समझ में आ जाए। क्योंकि फोर्स कहाँ से क्रिएट हुआ है, कैसे वर्क करता है, कैसे किस डायरेक्शन में वर्क करता है, किस प्रकार की क्वांटिटी है, क्या फार्मूला है, क्या डायमेंशन फार्मूला है, ये सब सारी चीज़ें हमने आपको पिछली क्लास में फोर्स के बारे में पढ़ा चुके हैं। तो आज हम उन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है उत्प्लावक बल। तो दोस्तों, अपने चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। आप लोग दोस्तों शेयर नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जिससे थोड़ी बुरा लगता है। थोड़ा आप लोगों से उम्मीद है ये कि हाँ, आप सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे ताकि मैं थोड़ा आगे बढ़ सकूं। तो चलिए दोस्तों, बस थोड़ा सा मदद कर दीजिए कि आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, हम अपना लेक्चर आज स्टार्ट करते हैं। लेक्चर का नाम हमारा क्या है? उत्प्लावक बल यानी कि बायोंसी फोर्स। बायोंसी फोर्स को क्या कहा जाता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल यानी आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब सवाल ये आता है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत ही इसके क्यों कहा गया? किसी और का न्यूटन का प्रिंसिपल बोल देते या किसी और ने, तो जाहिर सी बात है कि आर्किमिडीज ने इसके बारे में बताया होगा। तो दोस्तों, इसको पढ़ने से पहले हम आर्किमिडीज के बारे में समझ लेते हैं कि इन्होंने क्या बताया और किस तरीके से बताया। चलिए, तो दोस्तों हुआ क्या था, आप सभी को पता है आर्किमिडीज एक क्या थे? एक वैज्ञानिक थे, है ना? क्या थे? एक वैज्ञानिक थे जो कि एक मिस्र के राजा थे, जिनके यहाँ क्या करते थे? काम करते थे। मिस्र का एक राजा था कोई, ठीक है, जिसके यहाँ क्या करते थे? काम करते थे। हुआ क्या था, एक दिन ये राजा शिव का बहुत बड़ा उपासक था, जो शिव भगवान है अपने, इनके बहुत बड़े उपासक थे। तो इनके यहाँ इन्होंने क्या किया, एक कारीगर को बुलाया जो कि एक सुनार था। क्या था? सुनार था। और उस कारीगर को 1 केजी की सोने की क्या दी? सोने का बिस्किट दिया, है ना? और बोला उससे कि इस बिस्किट को ले जाओ और एक बढ़िया सा मुकुट बना के लाओ। क्या बना के लाओ? मुकुट बना के लाओ। और अगर उस मुकुट में मिलावट हुई तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे, ठीक है? उसको शुद्ध सोने का ही बनवाना था। अब वो सुनार लेके गया। आपको पता होगा सुनार कितना भी ईमानदार क्यों ना हो, तब भी क्या करेगा, उसमें थोड़ी बहुत मिलावट करना ही करना है। अब वो गया और सुनार कुछ दिनों बाद एक बढ़िया सा सुंदर सा मुकुट लेके राजा के पास आया और राजा से बोला, राजा ये लो अपना 1 केजी का मुकुट। राजा ने देखा और उस मुकुट का वेट करवाया, वजन तुलवाया तो देखा कि वजन पूरा का पूरा है। राजा बहुत खुश हो गया। राजा ने क्या सोचा कि जैसा मैंने दिया था वैसे का वैसा ही आया, यानी इसने प्योर सोने का बनाया। फिर राजा को थोड़ी आशंका हुई। राजा ने कहा क्यों ना इसको चेक करवा लिया जाए। तो राजा ने आर्किमिडीज को वो मुकुट दिया और बोला, इस मुकुट को बिना किसी क्षति पहुंचाए, क्षति मतलब बिना किसी लॉस के, आप इसमें ये पता लगाओ कि ये मुकुट प्योर है या नहीं, प्योर केजी का है कि नहीं। और अगर आपने इसमें कोई क्षति पहुंचाई तो आप अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। आर्किमिडीज जी थे, अब वो तो चक्कर में पड़ गए। उन्होंने क्या करें, इसको गला सकते नहीं हैं, अगर गलाया तो राजा हमें मार देगा, कैसे इसका पता लगाया जाए। तो बस यही सोच रहे थे, मुकुट को हाथ में लिए हुए थे और सोचते सोचते, हालांकि वो डेली नहाते थे, लेकिन उस दिन क्या हुआ,
एक टफ जो नहाने वाला अपना टफ होता है, उसमें जाके उन्होंने क्या किया, मुकुट हाथ में था और जैसे ही उस टफ में बैठे तो क्या देखा, जैसे ही टफ में बैठे टफ से कुछ पानी बाहर आ गया। क्या आ गया? बाहर आ गया। टफ पूरा भरा हुआ था। हम लोग भी देखते हैं अगर कोई बर्तन कुछ भी है वो पूरा भरा हुआ है तो जैसे ही हम उसमें कुछ डालते हैं, कोई वस्तु या हम खुद बैठते हैं, तो क्या पाते हैं, कुछ थोड़ा पानी उससे बाहर आ जाता है। तो वही उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही स्टफ में बैठे और पानी थोड़ा सा बाहर आया तो ये सोचने लगे कि ये पानी बाहर कैसे आया। इन्होंने फिर से टफ को भरा, फिर बैठे, फिर पानी बाहर आया। इस तरीके से इन्होंने 2-3 बार एक्सपेरिमेंट किया और 2-3 बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्हें पता चल गया कि मेरे अंदर तो कोई मिलावट है नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर ये मुकुट प्योर होगा तो जैसे ही इस मुकुट को हम किसी बर्तन में डालेंगे तो उस मुकुट से उतना ही पानी बाहर निकलेगा जितना कि राजा ने जो 1 केजी का बिस्किट दिया था उसको डालने से निकलेगा। समझे दोस्तों? जितना कि 1 केजी के सोने की जो बिस्किट थी उसको डालने से इतना पानी बाहर निकलेगा, उतना ही पानी मुकुट को डालने से बाहर निकलेगा। तो ये चिल्लाने लगे यूरेका यूरेका। यूरेका का मतलब होता है यूरेका यूरेका। ये चिल्लाने लगे बार बार यूरेका यूरेका। इसका मतलब मिस्र में होता है मिल गया, है ना। तो ये चिल्लाते चिल्लाते कहाँ पहुँचे, राजा के पास पहुँचे और राजा से कहा यूरेका यूरेका यूरेका। राजा ने कहा क्या यूरेका? तो उन्होंने बताया एक टफ लिया, 2 बर्तन लिए इस तरीके से। एक बर्तन में उन्होंने क्या किया, सोने की सिल्ली को उस बिस्किट को डाला और जैसे सोने की इस बिस्कुट को डाला और दूसरे वाले में क्या किया, उस मुकुट को डाला। तो जितना पानी सोने की प्लेट से निकलना चाहिए था उतना ही पानी इस मुकुट से निकलना चाहिए था, कि उनकी दोनों बराबर है। लेकिन हुआ क्या, इससे पानी ज़्यादा निकला और इससे पानी कम निकला। तो पता चल गया जैसे कि इसके अंदर मिलावट क्या है, इसके अंदर मिलावट है। बस यहीं से आर्किमिडीज ने सिद्धांत दे दिया कि जब भी किसी वस्तु को पानी के अंदर या तरल अवस्था में डुबाया जाता है तो वह अपने बारे में कमी महसूस करती है और तरल विस्थापित करती है। देखिए अब ये हमारी डेफिनेशन है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट दैट अ बॉडी इमर्ज्ड इन द फ्लूइड एक्सपीरियंस एन upper rest equal the weight of the fluid displaced। आर्किमिडीज के सिद्धांत बताता है कि एक तरल पदार्थ में डूबी हुई वस्तु विस्थापित द्रव के भार के बराबर एक बल उत्प्लावक बल का अनुभव करती है। यानी जितना तरल उसने विस्थापित किया होगा, पानी जितना टप से बाहर निकला होगा, उतना ही उसमें वजन की कमी आती है। आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम कोई बर्तन पानी में डालते हैं तो बर्तन पानी के बाहर तो हमें वजन महसूस होता है, लेकिन जैसे ही हम उस बर्तन को पानी के अंदर डालते हैं तो क्या देखते हैं कि बर्तन में कुछ कमी महसूस होगी, है ना, हल्की लगने लगती है। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में होता है क्या है, पानी के नीचे से एक फोर्स काम करता है, एक बल काम करता है, जिसी को हम क्या कहते हैं, वायुंसी फोर्स यानी कि उत्प्लावक में। जैसे कि यहाँ डायग्राम के थ्रू मैंने बताया है कि एक वस्तु है जिस पे ऊपर से एक बल लगता है जिसको हम एम जी बल, मतलब कि इस वस्तु, एम का मतलब द्रव्यमान इस वस्तु का, जी मतलब ग्रेविटी का फोर्स, तो दोनों मिलकर एक बल लगाते हैं। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, W=m×g। तो इस वस्तु का जितना वेट होगा उतना इस पर बल लग रहा है। जैसे इस वस्तु को हमने पानी में डाला तो इस वस्तु में भार में कमी महसूस होगी, मतलब ये हल्की महसूस होने लगी। और भार में जो कमी महसूस होती है उसी को हम क्या कहते हैं, वायुंसी फोर्स कहते हैं। जितनी भार में कमी महसूस होगी उतना ही वस्तु क्या करेगा, पानी को फैला देगा। यहाँ लिखा भी है दोस्तों, F मतलब होता है वायुंसी फोर्स। यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों कि वेट ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड। F क्या होता है, उत्प्लावक बल क्या होता है, जितना वस्तु तरल विस्थापित करेगी वही क्या कहलाता है, उत्प्लावक बल कहता है। पानी के भार में कमी, F बराबर अगर mg होता है, यानी कि इसका वजन, इसका फोर्स और इसका फोर्स इक्वल होते हैं तो वस्तु क्या होती है, तैरती रहती है। अगर mg ज़्यादा हो गया और F कम हो गया तो वस्तु क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। यानी अगर उस वस्तु का वजन ज़्यादा हो गया और उत्प्लावक बल कम लग पाया तो वस्तु क्या होगी, डूब जाएगी उस कंडीशन में। अब यहाँ समझिए उसको और अच्छे से। एक टफ लिया हमने, उसको एक बर्तन लिया, उसको टफ में रखा, उसमें पानी भरा। जैसे हमने कोई एक ऑब्जेक्ट डाला, मानो उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, 10 kg मास है। जब अपना इसका वेट निकाला तो कितना वेट हो गया, न्यूटन। यानी वजन क्या हो गया,
न्यूटन हो गया, यानी 100 न्यूटन का वजन हो गया इस वस्तु का। अब जैसे हमने इस वस्तु को इस टफ में डाला, हुआ क्या, इसने कुछ तरल बाहर निकाला। ये देखो कितना तरल बाहर निकाला, माना कि 2 द्रव्यमान वजन बाहर निकाला, तो 2 द्रव्यमान को जब वजन में बदलेंगे, कन्वर्ट करेंगे वेट में, तो कितना 20 न्यूटन का, यानी इसने 20 न्यूटन का तरल विस्थापित कर दिया। तो 20 न्यूटन का तरल विस्थापित किया है, तो यानी उत्प्लावक बल भी कितना हो गया होगा, 20 न्यूटन होगा। ठीक है, क्योंकि भार में जितनी कमी महसूस होती है उसी को तो हम उत्प्लावक बल कहते हैं। जैसे भार में कमी 20 न्यूटन की, भार में कमी कितनी होगी, वस्तु कितनी हल्की हो गई, 20 न्यूटन कम हो गई होगी, अब वस्तु कितनी लग रही होगी, 80 न्यूटन की बस। तो उत्प्लावक बल भी कितना हो गया, 20 न्यूटन। तो ये अपना उत्प्लावक बल था। जब हम किसी वस्तु को पानी या किसी भी तरल में डुबाते हैं तो उसके भार में कुछ कमी महसूस होती है, उसके भार में जो कमी महसूस होती है उसके द्वारा हटाया गया द्रव के बराबर होती है। जितना द्रव का भार होगा उतनी इसमें कमी महसूस होगी। चलिए दोस्तों, अब हम आगे समझते हैं डेंसिटी यानी कि घनत्व क्या होता है। घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। इसका अगर हम मात्रक निकालेंगे तो मात्रक क्या हो गया, द्रव्यमान को हम बताते हैं किस में, किलोग्राम में, आयतन को हम किस में बताते हैं, मीटर क्यूब में। इस क्यूब को हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस क्यूब हो गया। एक होता है अपेक्षित घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी, ये तो डेंसिटी, ये रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वस्तु का घनत्व, मतलब जो भी वस्तु होगी उसका डेंसिटी, और 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व। अब 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी घनत्व कितना होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व होता है 1000 kg मीटर क्यूब। ठीक है, कितना, 1000 kg मीटर क्यूब। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे, जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो कुछ इस तरीके से होगा। खैर ये आपका काम का नहीं है ना, आप यहाँ आ जाओ। जैसे कि आपको दे रखा है घनत्व बराबर फॉर्मूला आपको दिया है द्रव्यमान बटे आयतन। अगर हम घनत्व को मापने की बात करें कि घनत्व को मापने के लिए किस में मापन करते हैं, तो हाइड्रोमीटर से। घनत्व का मेजर हम किससे करते हैं, हाइड्रोमीटर से। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। आगे क्या दे रखा है, एक तरल पदार्थ पिंड में, जब कोई एक बॉडी है, जब वो किसी तरल पदार्थ में तैरती है या डुबोई जाती है तब क्या क्या कंडीशन होती हैं, तो वो लिखा हुआ है। देखो किस तरीके से। पहला पॉइंट क्या है, जब सतह पर तैरता है कोई पिंड या कोई वस्तु है, जब पानी की सतह पर तैरती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, तब पिंड का घनत्व, जो पिंड होता है उसका घनत्व द्रव के घनत्व से कम होता है। क्या होता है, कम होता है। जब अगर कोई वस्तु पानी पर तैर रही है तो उस कंडीशन में क्या होगी, जो पिंड का घनत्व होगा वो द्रव के घनत्व से कम होगा, तभी तो तैर पा रही है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, एट रेस्ट एनी पॉइंट कैन दैट, यानी कि वो पिंड तरल में किसी भी बिंदु पे आके विराम अवस्था में हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो उस कंडीशन में ये होता है, जैसे कि अगर आप यहाँ समझो, यहाँ हम समझाएं, जैसे कि ये एक बर्तन में पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस पर तैर रहा है ऊपर, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस लिक्विड का घनत्व, डेंसिटी, इस द्रव का घनत्व इस वस्तु के घनत्व से ज़्यादा होगा, तभी तो वस्तु तैर रही है। और अगर ये वस्तु किसी एक पॉइंट पे आके रुक जाए, यहाँ इस कंडीशन में आके रुक गई, ना नीचे जाए ना ऊपर जाए, तो तब क्या होगा, तब द्रव का घनत्व और इस वस्तु का घनत्व दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और अगर क्या हो, ये वस्तु आके यहाँ रुक जाए, ज़मीन पे आके रख जाए, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में होगा कि जो वस्तु का घनत्व है वो द्रव के घनत्व से अधिक है। समझ में आया दोस्तों। पहला पॉइंट हमने क्या समझा, जब वस्तु अगर किसी सतह पर तैर रही है तो द्रव का घनत्व वस्तु के घनत्व से ज़्यादा है। अगर वस्तु विराम अवस्था, किसी पॉइंट पे आके विराम अवस्था में रुक जाए, तो वस्तु का द्रव और वस्तु का घनत्व और द्रव का घनत्व दोनों इक्वल हैं। अगर ये वस्तु आके इसमें डूब जाए तो वस्तु का घनत्व ज़्यादा हो जाता है, किससे, द्रव के घनत्व से। बस वही पॉइंट लिखें, जब सतह पर तैरता है तब पिंड का घनत्व द्रव का घनत्व से, पिंड का घनत्व द्रव के घनत्व का, सॉरी दोस्तों यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, पिंड का घनत्व द्रव के घनत्व से कम होता है। ठीक है,
फिर क्या दिया है, एट रेस्ट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे आकर रुक जाए। तो डेंसिटी ऑफ बॉडी यानी पिंड का घनत्व, डेंसिटी ऑफ लिक्विड यानी द्रव का घनत्व, दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। सिंक टू द बॉटम देन व्हेन, जब कोई पिंड नीचे आके डूब जाए उस कंडीशन में क्या होगा, वस्तु का घनत्व यानी डेंसिटी ऑफ बॉडी, वस्तु का घनत्व उस द्रव के घनत्व से ज़्यादा हो जाएगा। ये एरो ज़्यादा के लिए दिखाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये एरो इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ये 3 पॉइंट आते हैं, हमसे पूछता भी है पेपर में थ्योरिकल घनत्व से यानी डेंसिटी के रिलेटिव, ठीक है दोस्तों। तो अब हम आगे चलते हैं घनत्व से रिलेटिव दोस्तों। और भी कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि क्या दे रखा है, सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है जिससे उसमें तैरना आसान होता है। आप लोगों ने देखा होगा जो हमारा समुद्र होता है और हम किसी नदी में या किसी स्विमिंग पूल में नहाते हैं तो स्विमिंग पूल में तैरना थोड़ा कठिन होता है समुद्र की अपेक्षा। समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है, क्योंकि उसका घनत्व ज़्यादा है। उसका घनत्व ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि उसमें सोडियम क्लोराइड पाया जाता है यानी उसमें सॉल्ट पाया जाता है, नमक, इसलिए उसका घनत्व क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है। क्योंकि समुद्र का जो जल होता है वो लवणीय होता है, कैसा होता है, विषीय होता है, इसलिए वो कैसा रहता है, उसका घनत्व थोड़ा ज़्यादा रहता है इसमें। इसलिए हम जब समुद्र में तैरने जाएँ तो उसमें आसानी होगी तैरने में। इंग्लिश में दे रखा है द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज हायर देन दैट ऑफ नॉर्मल वाटर, दैट्स वाई इट इज़ ईजी टू स्विम इन इट, ठीक है दोस्तों। आगे दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, जब बर्फ़ पानी पर तैरती है तब उसके आयतन का 1/10 भाग पानी पर तैरता है। यानी कोई बर्फ़ का एक टुकड़ा है, हम उसको किसी पानी पे तैरा रहे हैं, ठीक है। जब बर्फ़ का एक टुकड़ा है हम उसको किसी पानी पे तैराते हैं तो उसका जो हिस्सा डूब जाता है और जो हिस्सा उसके बाहर रहता है, तो पूरा हिस्सा कितना है, 10 है। 10 में से केवल एक ही जो पार्ट होता है, एक भाग होता है वो उसके ऊपर दिखाई देता है, बाकी के 9 पार्ट जो होते हैं वो नीचे डूब जाते हैं। व्हेन आइस फ्लोट ऑन वाटर देन 1/10 पार्ट ऑफ इट्स वॉल्यूम रिमाइन अबव द वाटर, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं थर्ड पॉइंट क्या है। जब बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ़ तैर रही है, जब बर्फ़ पूरी तरह पिघल जाएगी तो पात्र में पानी का तल बढ़ेगा नहीं, पहले के समान ही रहेगा। अब कुछ लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ ये सोचते हैं कि अगर बर्फ़ पिघलेगी तो उसका आयतन तो बढ़ना है, जबकि ऐसा नहीं होता। जब बर्फ़ को उस बर्तन में, उस गिलास में डाला गया था, तो जब उसको डाला गया था तो उसने अपने बाहर की उस गिलास में एडजस्ट होने के लिए जगह भी की होगी। तो जगह उसने जो की होगी यानी कि तरल को हटाया भी होगा द्रव को, तो द्रव को हटा दिया उसने। तो अब जैसे जैसे वो पिघलती जाएगी वैसे वैसे वो द्रव पूरा होता चला जाएगा, यानी कि लेवल बढ़ता नहीं है ना ही लेवल घटता है। बस होना क्या है कि बस अपने भार का जो उसने तरल विस्थापित किया उसी को वो पूरा कर देता है, ठीक है। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों कि अगर बर्फ़ पिघल गई है तो उसमें क्या होगा, पानी बढ़ेगा तल या नहीं बढ़ेगा, तो हमेशा अपरिवर्तित रहेगा, चेंज नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को, अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं। इसमें क्या दे रखा है इंग्लिश में, अ वेसल इज़ फुल ऑफ वाटर, एक कोई टब है जो पानी से पूरा भरा हुआ है, एंड देयर आइस फ्लोटिंग ऑन इट व्हेन द आइस इज कंप्लीट consumed the water level in the vessels does not rise, मतलब वाटर का लेवल बढ़ेगा नहीं, ठीक है। remain the same as before, जैसा पहले था वैसे ही रहेगा। तो ये हमारे कुछ और एग्जाम्पल थे डेंसिटी से जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। उत्प्लावक बल दोस्तों इतना बड़ा नहीं है, बस हमें याद कर रखना है कि पानी के नीचे से एक बल कार्य करता है वस्तु पर, जिस बल को हम उत्प्लावक बल कहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जो जहाज़ वगैरह इतने बड़े बड़े जहाज़ हैं, देखो समुद्र में तैरते रहते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम किसी छोटी सी सुई को डाल देते हैं तो वो डूब जाती है, ठीक है। तो अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि पानी के जहाज किस सिद्धांत पे तैरते हैं, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे तैरते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बड़ी सुई आपको देखा होगा, छोटी सुई इसको पानी में डालते हैं डूब जाती है, लेकिन छोटी सुई एक कंडीशन ऐसी भी आती है कि छोटी जो सुई होती है वो भी पानी पे तैरने लगती है,
ठीक है, वो हम अगले चैप्टर में, आगे वाले चैप्टर में समझेंगे जब प्रश्न आप पढ़ेंगे कि पानी की सुई कैसे तैरती है। ठीक है, तो नीचे आइए दोस्तों, और क्या एक्स्ट्रा पॉइंट दे रखा है यहाँ। कुछ पानी से रिलेटेड यानी वाटर से रिलेटेड कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। जैसे आपसे पूछता है वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। प्योर वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। प्योर वाटर का अगर हमसे pH वैल्यू पूछती जाए तो क्या होती है, 7। यानी कि 7 क्या होता है, 7 होता है सर उदासीन यानी न्यूट्रल। ठीक है, अगर इस वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है तो ये प्योर नहीं होता है ना। डेंसिटी, अगर हम पानी के घनत्व की बात करें तो 4 डिग्री सेल्सियस। अगर आप इसको इस तरीके से लिखना चाहो तो 1000 kg मीटर 1 ग्राम मिलीमीटर। ठीक है, ml में 1 ग्राम ml में इतना घनत्व होता है। अगर हम बात करें ड्रिंकिंग वाटर pH वैल्यू, जो हम पानी पीते हैं, जो घर वगैरह में पानी पिया जाता है, उस पानी नॉर्मल जो पानी होता है उसका pH मान क्या होता है, उसका pH मान होता है 6.5 से लेकर 8.5 तक। रेन वाटर जो होती है यानी वर्षा का जो जल होता है उसकी pH वैल्यू क्या होती है, 5 से लेकर 5.5 तक। जो बारिश होती है उसका pH वैल्यू क्या होता है, 5.5 से लेकर 5 से लेकर 5.5 तक। अच्छा, जो एसिड रेन होती है उसकी pH वैल्यू आपको पता है, एसिड नाम से, या तो यानी कि अम्लीय होगी, अम्लीय वर्षा कहते हैं इसको हम हिंदी में, तो 4.2 से लेके 4.4 तक। एसिड रेन दोस्तों काफ़ी खतरनाक होती है, जो NO2 प्लस SO2 के मिश्रण से बनती है। जब इन दोनों यौगिकों को मिला दिया जाता है, इसके मिश्रण से एक बारिश होती है जिसको हम क्या कहते हैं, एसिड रेन यानी कि अम्लीय वर्षा। एसिड रेन कैसे होती है दोस्तों, तो जब पानी भाप बन के ऊपर जाता है यानी बादलों में, आसमान में जाता है, आसमान में जाने के बाद होता है क्या है, जो H2O होता है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा NO2 और SO2 में। अब कैसे कन्वर्ट होता है, तो दोस्तों हम आपको एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको अम्लीय वर्षा के बारे में पूरा समझाएंगे कि अम्लीय वर्षा खतरनाक क्यों होती है। इसी की वजह से जो हमारा ताजमहल है उसका कलर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि अम्लीय वर्षा क्या कर देती है, कलर को उड़ाने का काम कर देती है, खतरनाक होती है। एसिड किसी के ऊपर भी गिरेगा तो क्या होगा दोस्तों, उसका कलर इफेक्ट कुछ भी तो होगा ही ना। तो ये अपना कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट था प्योर वाटर के बारे में। ठीक है, अच्छा, प्योर वाटर से आपको TDS और पूछ दिया था कि TDS क्या होता है। TDS मतलब प्योर वाटर की जो स्केल होती है, TDS होता है 8 से 7 तक, है ना, याद रखना इस चीज़ को। ये अपना उत्प्लावबल था दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं था तो ज़्यादा बड़ा बनाना भी नहीं है, क्यों ऐसे खींचते रहे 1 घंटे के लिए। छोटा सा वीडियो था, हमने छोटे से वीडियो को अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया और उम्मीद है आप लोगों को भी समझ में आया होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखो इस तरीके से दिया है आपको, अच्छे से मैंने किस तरीके से व्यवस्थित करके बनाया है, आप देख लेना और लिख लेना। ठीक है दोस्तों, ये देख लिए इधर भी। ठीक है, और जिसको भी दोस्तों समझ में नहीं आया हो या कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करिए और हमें बताइए कि क्या पॉइंट समझ में नहीं आया, हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस अपना इतना ही, और दोस्तों हो सके तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमें थोड़ी मदद मिल सके और थोड़ा आगे बढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अजय सिंह आपसे विदाई लेता हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ, जिसका नाम होगा हमारा गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।